इंडिकेटर नहीं, तो लास्ट में था टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया था ना। वीक एसिड वीक बेस भी हो गया था ना। नो सुइटेबल इंडिकेटर हो गया तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर shows the equivalent point of reaction by changing its color. तो indicators are weak organic acid and weak organic bases, ठीक है। तो सपोज इंडिकेटर है HIN, तो H प्लस प्लस IN माइनस देता है। तो इंडिकेटर का HIN का कलर रहेगा, एक कोई भी एक कलर रहेगा, कलर A से IN माइनस का कोई भी कलर रहेगा, कलर B, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 1 लेते हैं। तो अगर क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं। एसिडिक मीडियम में H प्लस ज़्यादा है। एसिडिक मीडियम में H प्लस एक्सेस होगा तो क्या होगा बोलो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि H प्लस ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू ली चार्लिस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। अगर H प्लस ज़्यादा होगा कोई सोल्यूशन में, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, है कि नहीं। सो HIN का जो अमाउंट है IN माइनस से ज़्यादा हो जाएगा। तो HIN का ज़्यादा हो गया तो कौन सा कलर आएगा, कलर A, ठीक है। तो अगर H प्लस एक्सेस रहेगा, A का कलर आएगा, एसिडिक मीडियम में A का कलर आएगा। सपोज हम बेसिक मीडियम दिए, बेसिक मीडियम में क्या, एसिडिक मीडियम में H प्लस हम लोग दिए, एसिडिक मीडियम में जब H प्लस हम लोग दिए, H प्लस एक्सेस दिए, तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ, बैकवर्ड चला गया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चार्लिस प्रिंसिपल अगर H प्लस ज़्यादा होता है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला गया तो HIN बढ़ गया, HIN का अमाउंट IN माइनस से ज़्यादा हो गया। तो HIN का कलर डोमिनेट करेगा तो कलर A आएगा, ठीक है ना। अगर बेसिक मीडियम दिए OH माइनस एक्सेस है, सॉल्यूशन में OH माइनस एक्सेस है, अगर OH माइनस एक्सेस है तो रिएक्शन OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को कंज्यूम करेगा और क्या देगा, वाटर देगा। तो H प्लस OH माइनस अगर H प्लस को कंज्यूम करके वाटर देगा तो H प्लस कम हो गया तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा बोलो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो हमारा IN माइनस का कलर जो है, IN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन HIN से ज़्यादा होगा। तो IN माइनस अगर ज़्यादा हो गया, IN माइनस, तो कलर B डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट पीएच में डिफरेंट कलर आएगा। तो समझ में आया, एसिड में एक कलर आता है, बेस में और एक कलर क्यों आता है, कोई इंडिकेटर का। HIN कोई एक इंडिकेटर है, कोई क्या ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर है। तो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देता हूं करने के लिए।
an indicator HIN as acid color red or base color blue. If IN minus is greater than or equal to HIN into 10 times, then it shows blue color. But when HIN is greater than or equal to IN minus into 8 times, then it shows red color. It shows red color. Then if pKa of HIN is equal to, if pKa of HIN is equal to 4, find pH range of the indicator. ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? क्वेश्चन रिटन कंप्लीटेड? तो क्वेश्चन में क्या है, pKa of indicator is 4। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, IN माइनस बाई HIN। IN माइनस बाई HIN क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यही आएगा ना। तो कौन सा देगा, ब्लू कलर देगा। क्वेश्चन में जो है IN माइनस बाई HIN ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो ब्लू कलर देगा बोल रहा। और ये क्या था, HIN बाई IN माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो देगा रेड कलर। अगर HIN बाई IN माइनस 8 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं IN माइनस बाई HIN कितना होगा, IN माइनस बाई HIN इज लेस देन इज इक्वल टू 1/8, तब रेड आएगा। तो ये क्वेश्चन में दिया है, मेंशन किया है। तो ये अगर मेंशन किया है तो हमारा pH जो होगा, अगर IN माइनस HIN वीक एसिड है, IN माइनस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, तो ये एसिड बफर जैसे काम करेगा। ठीक है, समझ में आया?
तो अगर IN माइनस और HIN सोल्यूशन में है तो ये एसिड बफर जैसे काम करेगा। अगर एसिड बफर जैसे काम करेगा तो pH कितना होगा? pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग IN माइनस बाय HIN। ठीक है, तो pK कितना है? 4 प्लस लॉग IN माइनस बाई HIN क्या होगा? लॉग 10। तो कितना आ रहा है? 4 प्लस 1। ठीक है, आया? तो pH रेंज जो है 5 आ रहा इसमें, तो जब ब्लू कलर आएगा तो 5 होगा। ये 5 या ग्रेटर देन 10 बोल रहा, तो मतलब pH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ब्लू कलर आएगा बोल रहा। समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन में दिया IN माइनस बाई HIN जब 1/8 होगा तो रेड आएगा। देखते हैं, तो इसका pH कितना होगा? इसका pK प्लस लॉग IN माइनस बाई HIN, तो pK कितना है? 4 प्लस IN माइनस बाई HIN कितना होगा? लॉग 1/8, तो ये आएगा 4 माइनस लॉग 8, तो 4 माइनस लॉग 8 कितना होगा? 3 log 2, so 4 minus 3 into 3.1 हो रहा। लेकिन ये बोला ये लेस देन और इक्वल टू, मतलब हम बोलेंगे pH इज लेस देन और इक्वल टू 3.1, तो रेड कलर आएगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो मतलब क्या है, अगर pH रेंज 3.1 से 5 हो रहा और 5 या 5 से ज्यादा होगा तो क्या कलर आएगा? ब्लू आएगा। क्या आएगा? ब्लू आएगा। ये देगा ब्लू कलर। 5.0 से ज्यादा आएगा तो, और ये बोल रहा है 3.1 या उससे कम आएगा तो रेड देगा, 3.1 या उससे कम आएगा तो रेड कलर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू, बीच में कोई कलर नहीं आएगा, रेड ब्लू ऐसे चेंज होगा, परमानेंट रेड परमानेंट ब्लू, या ये दोनों का मिक्सचर कलर आएगा बीच में। ओके, तो कोई भी इंडिकेटर का एक पीएच रेंज होता है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि कलर डोमिनेंसी के लिए इंडिकेटर माइनस बाई HIN का रेशियो एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो एक कलर है, उससे कम होगा तो और एक कलर है। तो ये जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आएगा, अगर एक्सपेरिमेंट में दिया है ये वैल्यू, तो हम लोग उसका पीएच रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बोलो। तो ये कंप्लीट हो गया। यस, हाँ, 3.1 से रेड होगा, 5.0 के बाद ब्लू होगा। ऐसे इंडिकेटर एक कोर्स, नहीं नहीं, जिसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इसका बीच में रहेगा, उसमें ये इंडिकेटर यूज करने से रिजल्ट सही आएगा।
ठीक है, क्योंकि उसका आसपास रहेगा ना, एक्यूरेट होगा। मतलब कोई टाइट्रेशन हो रहा है, कोई टाइट्रेशन मान लो हो रहा है, टाइट्रेशन जब हो रहा है, टाइट्रेशन में पीएच आ सकता है ग्रेटर देन 7, टाइट्रेशन में पीएच आएगा मान लो ग्रेटर देन 7, पीएच आएगा मान लो लेस देन 7, या पीएच आएगा इक्वल टू 7। लेकिन ये कलर चेंज कर रहा है 3 टू 5 का अंदर, तो कौन सा टाइट्रेशन बेस्ट होगा इसके लिए, 1, 2 और 3? 2 होगा, क्योंकि पीएच लेस देन 7 हो रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट लेस देन 7 हो रहा है, तो ये भी लेस देन 7 है, तो इसका मिड पॉइंट अगर लेस देन 7 है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट लेस देन 7 है, तो ये करेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर सुनो, देखो देखो, कोई अगर कोलकाता से दुर्गापुर आ रहा, तो उसको बोला गया कि दुर्गापुर में उतरना नहीं है, पानागढ़ में उतरना है, पानागढ़ जो है दुर्गापुर से पहले आएगा। उसने क्या किया, वो दुर्गापुर चला गया, उसके बाद उतरा नहीं, बोला अरे दुर्गापुर से पहले तो उतरना, ठीक है मैं नेक्स्ट स्टॉपेज में उतर जाऊँ, तो दुर्गापुर का बाद का स्टॉपेज में उतरेगा वो, तो फिर वो बाद का स्टॉपेज रानीगंज में उतर गया, तो रानीगंज में उतर गया, फिर वहां से पानागढ़ जाएगा, और डिस्टेंस होगा, और दूर होगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा वहां से। अब इससे अच्छा होता वो दुर्गापुर में उतर जाता, वहां से गाड़ी मिलता, जल्दी चला जाता। अगर कोई किसी को कोई आ रहा है कोलकाता से, उसको बोलोगे कि नहीं दुर्गापुर में उतरना नहीं है, दुर्गापुर में रुक जाना है, उसका नेक्स्ट स्टॉपेज में उतरना है, वो क्या किया, हर स्टेशन में हर स्टॉपेज में पूछा दुर्गापुर आया, दुर्गापुर आया, तो एक आदमी बोल रहा है ये स्टॉपेज, इसके बाद दुर्गापुर है, वो जल्दबाजी में है, वो दुर्गापुर आया नहीं, दुर्गापुर से पहले उतर गया। ठीक है, दुर्गापुर से पहले उतर गया, उसके बाद बोलेगा कि मेरे को ले लो, डीएवी रानीगंज जाना है, बोलेगा रानीगंज जाना है तो आप क्या यहाँ पे क्यों उतरे, अब तो रानीगंज में उतरते, बोला नहीं नहीं दुर्गापुर से पहले उतरना था इसलिए उतर गया, अरे मैं तो बोला था दुर्गापुर के बाद उतरना है। तो ऐसे ही होगा, इंडिकेटर जो पीएच रेंज है, वो पीएच रेंज का जो मिडिल पॉइंट है, वो अगर पीएच लेस देन 7 होगा, तो जो टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पीएच लेस देन 7 होगा, मैच होगा, सही से मैच होगा, रिजल्ट सही आएगा। और जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है पीएच ग्रेटर देन 7, लेकिन हम लोग इंडिकेटर ले रहे हैं पीएच रेंज लेस देन 7, तो मैचिंग नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है, और 100% करेक्ट रिजल्ट के लिए पीएच रेंज का जो मिडिल पॉइंट है, पीएच रेंज का एग्जैक्ट मिड पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो आ रहा है, जो पीएच में न्यूट्रलाइज हो रहा है, वो अगर एग्जैक्टली सेम हो गया तो 100% करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, हाँ वो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करके उसके लिए कौन सा इसके लिए ये इंडिकेटर अच्छा है उसको ले लो, फिर टाइट्रेशन करो, इसके आसपास रिजल्ट आएगा। नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट रिजल्ट कोई भी इंडिकेटर नहीं दे पाता। हाँ 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 हाँ, उसके आगे कलर चेंज हो जाएगा, ये इसमें 5-6% एरर देगा, लेकिन लेकिन एरर ज्यादा होगा तो गलत है। ठीक है, नहीं नहीं, कलर तुरंत चेंज हो जाएगा, टाइट्रेशन में कलर पीएच चेंज होने से तुरंत कलर चेंज हो जाता है, इसमें जब तुम लोग, हाँ हाँ हाँ, एक ड्रॉप से चेंज हो जाता है कलर, माने न्यूट्रलाइजेशन हुआ नहीं, उससे एक ड्रॉप डाल दोगे तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं उल्टा क्वेश्चन देता हूं, मैं पीके दूंगा, कलर पीएच रेंज दूंगा,
तो ये कैलकुलेट करो कि कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ है, नहीं तो मैं परसेंटेज डिसोसिएशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, ठीक है। सपोज इंडिकेटर ऐसा है, HIN गिव्स यू H प्लस प्लस IN माइनस। अब इनिशियली ये C ले लो, ये जीरो ले लो, ये जीरो ले लो, इससे C अल्फा रिएक्ट करेगा, तो ये C अल्फा आएगा, ये भी C अल्फा आएगा, तो कितना बचेगा, ये C माइनस C अल्फा बचेगा, ये C अल्फा आएगा। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I माइनस बाई HIN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C अल्फा बाई C माइनस C अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। सपोज IN माइनस बाई HIN 10 है, ये दिया है IN माइनस बाई HIN 10, तो अल्फा कितना होगा, टेन बाई 11। अगर IN माइनस बाई HIN हो गया 1/10, ये हो गया 1/10, तो अल्फा कितना होगा, बोलो। वन बाई 11 होगा, समझ में आया। तो सपोज क्वेश्चन में अल्फा दिया है, तुम लोग IN माइनस बाई HIN कर सकते हो, कर दिए तो फिर पीएच रेंज निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन लिखो फिर, an indicator shows base color, इंडिकेटर shows base color, HIN है H प्लस प्लस IN माइनस, ये है बेस कलर, तो बेस कलर ले लेते हैं ब्लू, ओके। व्हेन 75% dissociation of HIN and shows acid color red when 25% dissociation, ये पीके दिया है इसका 5, फाइंड पीएच रेंज। ये एसिड कलर रेड है, ये बेस कलर ब्लू है। अब मेरे को आंसर बताओ क्या होगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।
हाँ, क्या आ रहा है आंसर? देखते हैं क्या करना है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या बात है। ये होता है सी माइनस सी अल्फा। ये होता है सी अल्फा। ठीक है। तो फर्स्ट केस देखते हैं ब्लू कलर के लिए। तो ब्लू कलर के लिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो आई एन माइनस बाई एच आई एन जो है, सी अल्फा बाई सी माइनस सी अल्फा। तो अल्फा बाई वन माइनस अल्फा, ये रहेगा। तो ब्लू कलर के लिए 75% डिसोसिएशन, अल्फा हो गया 0.75। तो 1 माइनस 0.75 कितना होगा? तो ये आ रहा है 3। नहीं। हम्म। तो एक आई एन माइनस बाई एच आई एन हो गया 3। अगर आई एन माइनस बाई एच आई एन 3 हो गया तो हमारा पीएच कितना होगा? पी के प्लस लॉग आई एन माइनस बाई एच आई एन। तो पी के कितना है 5 प्लस लॉग आई एन माइनस बाई एच आई एन कितना है 3। समझ में आया? अब रेड कलर का क्या बोल रहा है? रेड कलर बोल रहा है 25% डिसोसिएशन। 25% डिसोसिएशन मीन्स आई एन माइनस बाई एच आई एन अल्फा बाई वन माइनस अल्फा। तो अल्फा है 25%, 0.25। 1 माइनस 0.25 तो कितना होगा? ये हो गया 1/3। ठीक है। तो रेड कलर के लिए आई एन माइनस बाई एच आई एन हो गया 1/3। तो ये अगर 1/3 हो गया तो पीएच कितना होगा? लॉग आई एन माइनस बाई एच आई एन 5 प्लस लॉग 1/3। तो 5 माइनस लॉग 3। ठीक है। सही है कि नहीं? तो ये हो गया इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का पीएच रेंज क्यों आता है, कितना परसेंटेज क्या चेंज होगा? तो एसिड में एक कलर, बेस में और एक कलर क्यों आता है, कलर चेंज क्यों होता है, ये सब इसमें है। ओके। ठीक है।
सेम नहीं होगा, सेम होगा तो पीएच इक्वल टू पीके होगा, सेम नहीं होगा, सेम होने से कोई कलर नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, दोनों का कलर रहेगा। हाँ मिक्स रहेगा, एसिड और बेस का कलर मिक्स रहेगा, ह्यूमन आई के लिए डिस्टिंक्शन डिफिकल्ट होगा। हम्म। हाँ दोनों इक्वल हो गया तो दोनों का कलर आएगा, मिक्स होके आएगा, दोनों का कलर मिक्स होके आएगा तो पता नहीं चलेगा किसका कलर है। ठीक है, रेड और ब्लू को मिक्स कर दो, क्या कलर आएगा? रेड ब्लू को मिक्स, हाँ रेड ब्लू को मिक्स करने से ब्लैक आएगा, नहीं तो डीप डीप रेड आएगा, तो पता नहीं चलेगा रेड की ब्लू कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक कलर डोमिनेंसी के लिए पीएच रेशियो कुछ ना कुछ होना चाहिए, 50% में किसी का कलर पता नहीं चलेगा, दोनों 50-50 रहेगा। ठीक है, तो हो गया फिर। तो बाकी क्या करो, आयन की इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनाओ, जो जो क्वेश्चन भेजा गया वो सब बनाओ, स्टडी पैकेज से क्वेश्चन बनाओ। हाँ इसमें बोलो। देखो देखो, पहले ग्राफ देखो, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में जंप होता है, पीएच बहुत सडनली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पीएच जो चेंज होता है वो सडनली चेंज होता है, हम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट लेते हैं, जो सडन चेंज हो जाता है ना पीएच, पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ बेस, ये लेते हैं। तो कोई भी इंडिकेटर लेते हैं, उसका पीएच रेंज छोटा होगा, मतलब यहां से यहां होगा, नहीं तो यहां से यहां होगा, नहीं तो यहां से यहां होगा, नहीं तो यहां से यहां होगा। तो जो पीएच रेंज होता है वो स्मॉल होता है, तो यहां से यहां जाने के लिए टाइट्रेशन में जो वॉल्यूम चेंजेस होता है बेस में, वो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। अगर 1 ड्रॉप 0.05 ml ऐड किए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा डालने से पीएच चेंज लार्ज होता है। तो ये जो पीएच चेंज सडन हो जाता है वो क्या करता है, वो जो पीएच रेंज है उसको एक्सीड कर जाता है, मतलब लोअर पीएच रेंज से हायर पीएच रेंज, न्यूट्रलाइजेशन जब पॉइंट आता है ना, तब लोअर पीएच रेंज से हायर पीएच रेंज उसको जंप करके चला जाता है, वो बीचों बीच नहीं रहता। अगर बीचों बीच रहेगा तब तो कंफ्यूजन है, तब तो कौन सा कलर आएगा पता नहीं चलेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से पहले तो लोअर पीएच रेंज दिखाता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद वो हायर पीएच रेंज दिखाता है। तो कलर चेंज होना मैंडेटरी है, तो जब भी कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन आ गया तो कलर चेंज हो ही जाता है। ऐसे कभी नहीं होता है कि उसका बीचों बीच आके रुक गया, ऐसे नहीं होता है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन में पीएच जंप होता है वो बहुत बड़ा जंप होता है, मतलब यहां से जंप होगा यहां तक,
तो कोई भी इंडिकेटर यूज करो, इंडिकेटर 1, इंडिकेटर 2, इंडिकेटर 3, तो न्यूट्रलाइजेशन पहले जो पीएच आएगा, न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो पीएच आएगा, वो दोनों पीएच चेंजेस जितना हो रहा है वो पीएच रेंज से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो पीएच रेंज से कहीं ज्यादा है जंप, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कलर चेंज होगा ही होगा। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अगर न्यूट्रलाइजेशन उस पॉइंट में आ गया तब तो इंडिकेटर बेस्ट नहीं है। इंडिकेटर को इस जो जंप हो रहा है ना, उसका बीचों बीच कोई पीएच रेंज का लेना है। अगर इंडिकेटर यहाँ ले लिए तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आके इंडिकेटर का बीचों बीच रुक गया, तब तो इंडिकेटर खराब है, तब वो इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं कर सकते। इंडिकेटर मतलब क्या है, जो पीएच जंप हो रहा है, पीएच चेंजेस हो रहा है टाइट्रेशन में, तो जितना चेंजेस हो रहा है वो जो जंप है उसका बीचों बीच पीएच रेंज रहना चाहिए। अगर उसका बीचों बीच पीएच रेंज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर को यूज करके रिजल्ट पा सकते हैं। अगर वो इसका बीचों बीच नहीं है, ये जंप का बीचों बीच नहीं है, तब नहीं पा सकते। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो पीएच रेंज का मिड पॉइंट को एक्सीड कर जाएगा। अगर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पीएच रेंज को एक्सीड नहीं कर पा रहा, वहीं रुक गया, तब तो इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते टाइट्रेशन के लिए, तब तो खराब है, कलर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो टाइट्रेशन कर रहे हैं उस टाइट्रेशन का चॉइस ऑफ इंडिकेटर इज नेसेसरी, तो यू हैव टू टेक द बेस्ट इंडिकेटर which will give you accurate result। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, बाकी क्वेश्चन बनाओ, और मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का एक क्लास में वीडियो बना के लोड कर दूंगा, उसको तुम लोग देख लो। तो क्वेश्चंस करो, अगर डाउट होगा तो पूछो। तो आईने के लिए भी वहीं पे क्लोज करते हैं। तो थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया और कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिया, और बाकी क्वेश्चन खुद से बनाओ, और जो जो क्वेश्चंस नहीं होगा डाउट पूछो। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अभी हैंड रिटन नोट्स थर्मोडायनेमिक्स दिख रहा है। केमिकल काइनेटिक्स भी करेंगे, इसके बाद कर लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं पहले। केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारा जो है क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें है, स्कूल में केमिकल काइनेटिक्स नहीं है। स्कूल में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया गया किसी को? नहीं है, ये क्लास 12 में है। ये तुम्हारा 11th क्लास का स्कूल में केमिकल काइनेटिक्स नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, देखो, विदाउट केमिकल काइनेटिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हैंडीकैप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। केमिकल काइनेटिक्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है, तो इसका थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब थर्मोकेमिस्ट्री, ये सब का थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए, मैकेनिज्म समझने के लिए केमिकल काइनेटिक्स इज मोस्ट। तो इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पहले पढ़ाते हैं 11th क्लास में, 12th क्लास का सिलेबस में है ये। तो फिर नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉरेन बुक्स देखोगे, पीटर एटकिंस, सैमुअल क्लास्टोन, ठीक है, या हुई फिजिकल केमिस्ट्री, कोई भी अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री ले लोगे तो फर्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स देगा। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से सभी चैप्टर का फॉर्मूला डिराइव होता है, सभी चैप्टर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो थर्मोडायनेमिक्स से ही निकलता है। तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में पहले पढ़ाया जाता है। लेकिन
स्कूल में क्या है, स्कूल में कुछ कुछ स्कूल में पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल में बाद में पढ़ाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स एक लेंदी टॉपिक है, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो क्वेश्चन है, ये चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, इसमें क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर, दैट वी वांट टू नो। तो कोई चैप्टर पढ़ने से पहले हमारा ये क्यूरियोसिटी रहता है, वो चैप्टर पढ़ना क्यों है। मैं पूछता हूँ कि बच्चों को, बच्चे ये चैप्टर क्यों पढ़ोगे, बोल रहे हैं सर एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो इसमें कुछ सीखोगे कि नहीं, हाँ सीखेंगे, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो बच्चे यही बोलते हैं कि एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ते हैं, और एग्जाम नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये सिलेबस में है, इसलिए हमें पढ़ना है। तो इसमें कुछ चीज लर्न करना है जो कि हमारा डेली इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरीज या रिसर्च करोगे तो उसमें यूजफुल होगा। तो क्या है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इसको साइंस क्यों बोला है, क्योंकि ये जो थर्मोडायनेमिक्स ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 3 सब्जेक्ट में इसको पढ़ाया जाता है। क्या क्या 3 सब्जेक्ट बोलो। इन 3 सब्जेक्ट्स यू विल स्टडी दिस। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग। बायोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट है, तो वो अलग है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन, यूजफुलनेस इतना वास्ट है कि सभी टॉपिक में ये पढ़ाया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस दैट accompanied by various physical and chemical changes in matter। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें एनर्जी चेंजेस देखना है। तो ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल चेंजेस मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और एनी एनी आइडियल गैस एक्सपांशन, chemical changes, chemical reaction, if chemical reaction is taking place, what are energy changes that takes place, we'll study about that। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में ये बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, थर्मो प्लस डायनामिक्स। तो फिजिक्स लोग इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स लोग फिजिक्स में ये बोलते हैं कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट और वर्क का रिलेशनशिप हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। हीट और वर्क का रिलेशनशिप कैसे पढ़ता है, नहीं नहीं, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, पेट्रोल कंबस्ट करते हैं, तो उसमें से हीट जनरेट होता है। जो हीट जनरेट हुआ उससे हम कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब फिजिक्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में वो भी पढ़ते हैं, साथ साथ हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन कितना एफिशिएंसी है, और उस केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। तो मतलब ओवरऑल इतना कंफ्यूजन में नहीं जाना है, मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि कोई भी फिजिकल केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसमें एनर्जी चेंजेस कितना हो रहा है, और एनर्जी और वर्क का रिलेशन इस टॉपिक में पढ़ना है। समझ में आ गया, क्लियर। तो टोटल एनर्जी चेंजेस इन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस प्लस the relationship between heat and work, that we study in thermodynamics। अब ये सब लिखो मत, डोंट राइट these things, I will send you the notes, just you try to understand, okay, then notes you can get later on। So importance of thermodynamics क्या है, first importance is to establish a criteria for predicting feasibility or spontaneity of various physical and chemical transformations under a given set of conditions। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फिजिबिलिटी, स्पॉन्टानिटी, मतलब कोई रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स बताता है। समझ में आया, मतलब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हम कर रहे हैं, हम बोलेंगे ये दोनों मिलके सी और डी देगा, ये सही में देगा कि नहीं देगा,
हो सकता है सी और डी आए, या रिएक्शन ही नहीं करे, या और कुछ आए और एक्स एंड वाई आए। तो ए बी मिलके एक्स एंड वाई आएगा या सी एंड डी आएगा, इस दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा वो थर्मोडायनेमिक्स ही बता सकता है, कोई अलग चैप्टर नहीं बोल सकता है। कोई रिएक्शन का फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय इट्स ओन और नॉट अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन, मतलब वो कंडीशन अगर दिया है उस कंडीशन में रिएक्शन हो सकता है कि नहीं। और एक चीज है, कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन उस कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन कौन सा कंडीशन में होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मेल्टिंग ऑफ आइस। अब बोलोगे सर दुर्गापुर कंडीशन में आइस को रखने से अपने आप मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस एट दुर्गापुर कंडीशन, बट इन पोलर रीजन मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज स्पॉन्टेनियस। पोलर रीजन में वाटर रखोगे क्योंकि पोलर रीजन का टेम्परेचर माइनस में रहेगा, तो -डिग्री सेल्सियस में रहेगा, तो उसमें फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज स्पॉन्टेनियस। तो कोई भी रिएक्शन है कोई पर्टिकुलर कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा, इसका नेसेसरी नहीं है कोई अलग कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। उसका जो आंसर ये चैप्टर देगा, कैसे देगा कहाँ देगा हम पढ़ेंगे। नंबर 2, to determine the extent to which a process including chemical reaction would proceed under a given set of conditions after its feasibility is established। मतलब क्या बोल रहा है कि ठीक है भाई हमें पता चल गया कि फिजिबिलिटी मतलब उसका रिएक्शन होगा बोल के, लेकिन कितना एक्सटेंट तक होगा। रिएक्शन तो होगा पता चल गया, हाँ हाँ होगा, लेकिन कितना परसेंटेज कन्वर्सन होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, कितना परसेंटेज कन्वर्सन होगा वो भी थर्मोडायनेमिक्स बता सकता है। समझ में आया कि नहीं। तो पहला चीज थर्मोडायनेमिक्स क्या बता सकता है, रिएक्शन होगा कि नहीं। सेकेंड, ठीक है होगा अगर तो 4-5 रिएक्शन है, सबसे ज्यादा अल्फा किसका होगा, सबसे कम अल्फा कितना किसका होगा, है कि नहीं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एक्सटेंट टू व्हिच ए प्रोसेस इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन वुड प्रोसीड। तो ये थर्मोडायनेमिक्स बता सकता है। समझ में आया। तो थर्ड देखो, थर्ड क्या बता सकता है थर्मोडायनेमिक्स, टू डिड्यूस सम इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन इन फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब कुछ जनरल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स दे सकता है। और थर्मोडायनेमिक्स इज लिंकिंग बिटवीन ऑल अदर चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब ये क्या करता है जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है उनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है। मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है उसका हम हीट चेंज निकाल दिए, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है वो कितना होगा। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कर रहा है, बैटरी है, बैटरी से हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है करंट प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसमें हीट चेंज कितना हुआ, और वो जो बैटरी कितना दिन तक काम करेगा, उसका लॉन्गेविटी कितना है, लाइफ कितना है, और बैटरी कितना वोल्टेज देगा। और बैटरी अगर वोल्टेज दे रहा है उस बैटरी के वजह से क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है कैसे हो रहा है, तो टोटल डिटेल्स आइडिया थर्मोडायनेमिक्स विल गिव यू। एंड जितना भी फिजिकल टर्म है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बहुत सारा हम लोग फिजिकल टर्म यूज करते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो बहुत सारा फिजिकल टर्म यूज कर रहे हैं, उस सब का बीच में इंटर रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स करता है। मतलब जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर का बेसिक प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स से आता है, और उसका फॉर्मूला जो है सब थर्मोडायनेमिक्स से आता है, जितना भी फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में है वो थर्मोडायनेमिक्स से ही डिराइव होता है। तो इसलिए बोला है टू डिड्यूस सम इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन इन फिजिकल केमिस्ट्री सच एज Van 't Hoff's law of dilute solution, Raoult's relative lowering of vapor pressure, depression in freezing point, osmotic pressure, phase rule, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब जितना लॉ प्रिंसिपल जो भी फॉर्मूला है सब थर्मोडायनेमिक्स डिराइव करता है। समझ में आया।
तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत कुछ करता है, उसका काम बहुत है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अब तो लास्ट पॉइंट जो है, थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, जो जो जितना फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, सभी चैप्टर का फॉर्मूला को डिराइव करता है, सभी चैप्टर का बेसिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है, उनके बीच में जो लिंक है, जो फिजिकल टर्म्स, फिजिकल क्वांटिटीज और वो जो टॉपिक के बीच में जो लिंक है, वो लिंक थर्मोडायनेमिक्स करता है। ठीक है, सही है। तो थर्मोडायनेमिक्स तो इतना ग्रेट चैप्टर है, इतना बहुत बहुत काम, हमारा काम का चीज है, इतना सारा काम कर लेता है जो कि हम लोग खुद से कर नहीं पाते। तो इसका लेकिन लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस क्या है, कोई भी टॉपिक का लिमिटेशंस है, वो टॉपिक सब चीज नहीं बोल पाता है। तो ये लिमिटेशंस है। ये थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल मेनली इन बल्क, दैट इज रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का प्रॉपर्टी को ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं? देखो, हमारा दो टाइप का थर्मोडायनेमिक्स है, एक है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, एक है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ रहा है? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ओल्ड है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स वो मॉडर्न है, अभी चल रहा है, उसकी रिसर्च चल रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब मैटर इन बल्क, जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी होता है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, उसका रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से न्यूक्लियर का चेंजेस हुआ, तो वो सब चीज हम लोग इस टॉपिक में नहीं पढ़ते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक। लेकिन रिसेंटली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में ये कोशिश जारी है कि उसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करें। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड है, इट कैन ओनली प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस बट नॉट इट सक्सेस। सेकंड क्या है, ये कोई रिएक्शन हो सकता है कि नहीं उसके बारे में बताएगा, बट नॉट इन सक्सेस। तो मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बोल सकता है। मतलब क्या है कि रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा, उसका एनर्जी चेंज बताएगा, और रिएक्शन हो सकता है कि नहीं बताएगा, लेकिन रिएक्शन कैसे होगा वो नहीं बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो उसका रेट के बारे में नहीं बताएगा। ये सब किस चैप्टर में हम पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। समझ में आ रहा है? ये सब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में जो ड्रॉबैक्स है वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लोगे तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो फिर हम सेकेंड पेज में चलते हैं। इसका लिखो मत, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट यू अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड। इन माइंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ओके, नो नीड ऑफ राइटिंग, नोट्स यू विल गेट। ओके, तो नेक्स्ट है, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, और ये जो टर्म्स यूज करते हैं, ये टर्म्स शुड बी नोन टू यू बाय डेफिनेशन। तो हम लोग एक यूज करते हैं सिस्टम। ठीक है, देखो सिस्टम का मीनिंग बहुत अलग अलग है। तो कंप्यूटर लैब में सिस्टम मतलब तुम्हारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये टोटल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कोई ऑफिस में काम हो रहा है तो सिस्टम मतलब ऑफिस में काम कैसे हो रहा है उसका वेल डिफाइंड प्रिंसिपल हो गया सिस्टम। ठीक है, तो सबका फैमिली में एक सिस्टम होता है। और प्लांट्स का जो मेटाबॉलिक फंक्शंस, उसका फोटोसिंथेसिस, और उसका जो भी रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, जो भी जो प्रोसेस है वो सब एक सिस्टम है। ठीक है,
ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक सिस्टम डिफाइन किए हैं, क्या है? तो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी और इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो यूनिवर्स का कुछ पार्ट हम ले लिए, उसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? सिस्टम। समझ में आया सिस्टम? तो सिस्टम मतलब बीकर का अंदर हो सकता है सिस्टम, या लेबोरेटरी रूम ओवरऑल इज टोटल सिस्टम हो सकता है, या सिस्टम हो सकता है हमारा क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स भी हमारा एक सिस्टम हो सकता है, ठीक है? तो सबसे बड़ा सिस्टम होगा यूनिवर्स या मल्टीवर्स। तो नेक्स्ट है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अराउंड द सिस्टम अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, ठीक है? माने सिस्टम को छोड़ के बाकी सब पार्ट है यूनिवर्स का, रेस्ट पार्ट होगा सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिलाएंगे तो यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या है? देखो, बाउंड्रीज मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन है उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री है इंटरफेस ऑफ एनीथिंग व्हिच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो ये बाउंड्री है। बाउंड्री क्या हो सकता है? रियल हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है। सपोज कोई क्लोज्ड कंटेनर है तो उसमें बाउंड्री डिफाइंड है, दिखेगा हमें। लेकिन कोई ओपन कंटेनर है, मान लो कंटेनर ओपन है, तो जिस साइड में ओपन है वहां पे बाउंड्री है, वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है। बाकी साइड में तो क्लोज दिखेगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे तो ओपन है, तो यहाँ पे भी बाउंड्री है। तो बाउंड्री रियल इमेजिनरी हो सकता है। बाउंड्री रिजिड और नॉन रिजिड हो सकता है। नॉन रिजिड मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है? तो मतलब ये जो बाउंड्री मूवेबल हो सकता है या फिक्स्ड हो सकता है। मतलब वॉल है तो फिक्स्ड है। सपोज ये वॉल में हम लोग क्या किए, पिस्टन अरेंजमेंट कर दिए, या वॉल के नीचे हम व्हील लगा दिए, तो वॉल मूव कर सकता है। तो अगर वॉल को मूव करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो ऐसे करके दो टाइप का हो सकता है। और एक हो सकता है डायथर्मिक एंड एडाइथर्मिक। डायथर्मिक मीन्स अलाउज द एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है? Adiathermy means does not allow the exchange of heat, इसको बोलते हैं अडाइथर्मिक, ठीक है? क्लियर है? तो सिस्टम कितने टाइप का है? ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है। तीन टाइप का सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। जो सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो अगर ओपन वेसल में कोई रिएक्शन हो रहा है, ओपन वेसल, अगर रिएक्शन ओपन वेसल में हो रहा है तो ओपन वेसल से एवापोरेशन होगा और ओपन वेसल से हीट एक्सचेंज भी होगा। तो ये हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है? ओपन ओपन सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? फिल्मी। तो उसके बाद क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? ए सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। ये खाली एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है?
तो सपोज क्लोज वेसल में कोई रिएक्शन हो रहा है तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। तो क्लोज सिस्टम समझ में आया? देखो ये 3 एग्जांपल है, एवापोरेशन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। एवापोरेशन ऑफ वाटर इज ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल लेके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ओपन सिस्टम, क्योंकि मैटर एक्सचेंज हुआ, एनर्जी भी एक्सचेंज हुआ। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ए क्लोज वेसल, ये हो गया क्लोज सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? हाँ, मैटर एक्सचेंज होगा तो एनर्जी भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगा तो मैटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन द सिस्टम व्हिच कैन नेदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर। मतलब ये कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा, दोनों एक्सचेंज नहीं करेगा, वो खाली एनर्जी एक्सचेंज करेगा, नहीं कुछ भी नहीं करेगा। तो आइडियल थर्मोस फ्लास्क, अगर थर्मोस फ्लास्क लेके उसमें कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ ही हॉट सब्सटेंस रख रहे हैं तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानना है, सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ heat and work. It can exchange energy in form of heat as well as work. So work is also a form of exchange of energy. Heat is also a form of exchange of energy. So both are form of exchange of energy. ठीक है? Then next is state variable. Next is state variable. So that is conditions of a state of a system is described by certain measurable properties which is called state variable. ठीक है, मतलब कोई सिस्टम है तो सिस्टम में सिस्टम का कुछ प्रॉपर्टीज है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का वैल्यू कितना है, किस स्टेज में है, वो जो मैक्रोस्कोपिक मेजरेबल प्रॉपर्टीज है तो उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। जो मेजरेबल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज have some definite value is called state of a system. तो the variable such measurable properties is called state variable, and the state variable are temperature, pressure, volume and number of moles. ठीक है, तो समझ में आया स्टेट वेरिएबल माने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो मेजरेबल है सिस्टम का, उसको हम मेजर कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। सिस्टम एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा सकता है। सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है मतलब क्या है, उसका मेजरेबल प्रॉपर्टीज और स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से दूसरा थर्मोडायनेमिक स्टेट जा रहा है मतलब उसका
जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रहा है और स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है। स्टेट वेरिएबल चेंज होने से थर्मोडायनेमिक स्टेट भी चेंज होगा। क्लियर है? और ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है? ये ध्यान से सुनो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which does not depend upon the quantity of matter. The properties which does not depend upon quantity of matter. Quantity or amount of substance, मतलब क्या है बताऊंगा। इसमें क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन amount of substance. It depends upon amount or quantity of substance or matter. मतलब क्या? मतलब एक काम करो, वाटर ले लो। यहाँ पे वाटर कितना लेना है? सपोज 1 लीटर वाटर ले लो, ठीक है? 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर से 30 डिग्री है, सही है? अब 1 लीटर वाटर को दो कंटेनर में रख दो और एक एक कंटेनर का वॉल्यूम है 500 ml। ये भी है 500 ml। तो 1 लीटर वाटर को दो कंटेनर में रख दिए। 1 लीटर वाटर का वेट कितना था? उसका मास कितना था? बोलो। 1 kg। अब दोनों में रख दिए, 500 है 500 ml, तो उसका मास कितना होगा? 0.5 kg। इसका भी 0.5 kg होगा कि नहीं? हम वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए तो मास डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं? बोलो। हाँ, तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। अब इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका 15 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, टेम्परेचर सेम होगा। अच्छा, अब ये जो वाटर लिए थे इसका डेंसिटी था 1 ग्राम पर सीसी। हम क्या किए? इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो दोनों का डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सीसी 0.5 ग्राम पर सीसी होगा कि नहीं होगा? सेम रहेगा। मतलब जब मास, इसका वॉल्यूम या मास डिवाइड करने से तो इसका डेंसिटी और टेम्परेचर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डेंसिटी टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं किया। ठीक है, क्लियर है? डेंसिटी और सब्सटेंस अमाउंट पे डिपेंड नहीं किया। ये एक इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब कुछ प्रॉपर्टी है, जब उसका मास चेंज होगा, मास बढ़ेगा या कम होगा, तो उस प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सपोज स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, आयरन 10 ग्राम लो, उसका स्पेसिफिक हीट जितना है 20 ग्राम लो या 50 ग्राम लो, उसका स्पेसिफिक हीट चेंज होगा क्या? तो क्यों नहीं हो रहा है स्पेसिफिक हीट?
स्पेसिफिक हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री फॉर 1 ग्राम, वो तो डिफाइंड है। तो 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट चाहिए वो ही है स्पेसिफिक हीट। अगर हम 10 ग्राम 50 ग्राम 400 ग्राम ले लेंगे तो पर ग्राम सबका तो हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम सेम रहेगा, क्योंकि सबका मटेरियल सेम है। नहीं, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो मास चेंज करने से चेंज नहीं होगा, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच, कोई भी सॉल्यूशन का पीएच जो है, अगर पीएच दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच है 3, एक का पीएच है 11, दोनों को ऐड करने से पीएच 7 नहीं होगा। पीएच डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। एक का पीएच 3 है, एक का पीएच 2 है, दोनों सॉल्यूशन है, दोनों को ऐड करने से पीएच 5 हो जाएगा। तो दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच 5 है, दूसरा का पीएच 5 है, दोनों ऐड करने से पीएच 10 हो जाएगा? नहीं होगा। अब बोलोगे सर क्यों होगा? तो एवरेज तो लेंगे ना, 5 है तो एवरेज 5 होगा, 5 ही रहेगा, लेकिन 5.05 होगा, 5.3 होगा, ऐसे कुछ। तो पीएच जो है वो डायरेक्ट, हाँ, H प्लस आयन को निकालना है दोनों में, फिर ऐड करना है, ऐड करके फिर वॉल्यूम भी ऐड करना है, वॉल्यूम ऐड करके फिर मोलारिटी निकालना है H प्लस का, फिर पीएच निकालना है। तो पीएच डायरेक्टली एडिटिव नहीं है। हाँ, पीएच चेंज होगा, लेकिन डायरेक्टली इन द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसीलिए उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद ईएमएफ ऊपर स्पेसिफिक हीट के पास लिखा है ईएमएफ, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वही होता है जिसका डेफिनेशन पर ग्राम पर मोल ऑलरेडी है। तो अगर हम मोलारिटी ले रहे हैं तो मोलारिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक सॉल्यूशन का मोलारिटी 5 था, दूसरा सॉल्यूशन का मोलारिटी 6 था, दोनों ऐड करेंगे, ठीक है, तो मोलारिटी डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, मोलारिटी ऐड होगा, इनडायरेक्टली ऐड होगा, तो इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जाम्पल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के बारे में। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सुहाग। सुहाग जानते हो? व्हाट डू यू मीन बाय सुहाग? तो सुहाग बोलने से हम लोग दो चीज सोचते हैं। सुहाग मतलब जो सिंदूर होता है उसको सुहाग बोलते हैं, और एक है हस्बैंड को सुहाग बोलते हैं। ठीक है, सुहाग का मतलब दो होता है, लेकिन इसमें सुहाग का मतलब यही होता है कि एस मतलब एंट्रोपी। तो इसमें हम सुहाग यूज करते हैं, एस एंट्रोपी का सिंबल, यू इंटरनल एनर्जी का सिंबल, ठीक है, और एच है एंथैल्पी का सिंबल, ए है हेल्मोज फ्री एनर्जी का सिंबल, और जी है गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल। तो ये जो सुहाग है, ये टोटल सुहाग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जितना भी प्रॉपर्टी हम थर्मोडायनेमिक्स का सुहाग लेते हैं, सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करोगे, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली चेंज होगा। मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट, सुहाग सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई भी सब्सटेंस टोटल में दिया है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर वही सब्सटेंस अगर हम लेंगे
एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि पर मोल मतलब उसका मास फिक्स्ड हो गया, तो जितना भी मास बढ़ाएंगे तो पर मोल पर 1 मोल, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। अब नेक्स्ट देखो ये क्या हो रहा है। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन जानते हो? तो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन में डिफरेंस ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which depends upon initial and final state but does not depend upon path। मतलब जो चेंज हो रहा है वो चेंज का ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल का ऊपर। ठीक है, तो ये इनिशियल और फाइनल जो है उसका डिफरेंस जितना होगा उसको स्टेट फंक्शन, माने जो फंक्शन इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, कैसे चेंज हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल एज वेल एज द पाथ, मतलब हाउ द चेंज टेक्स प्लेस। तो चेंज अगर उसका रास्ता अलग है तो पाथ फंक्शन होगा, वो रास्ता पे डिपेंड करेगा, कैसे चेंज हुआ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, हीट और वर्क है पाथ फंक्शन। तो वर्क देखो, सपोज ए टू बी वर्क करोगे, स्ट्रेट डायरेक्ट करोगे, अब ए टू सी वर्क करोगे, फिर सी से बी वर्क करोगे। ठीक है, तो सपोज ए से सी करोगे, सी से बी करोगे, दोनों में वर्क जितना होगा ए से बी वर्क करोगे, टोटल वर्क दोनों में सेम नहीं होगा। होगा क्या? टोटल वर्क सेम नहीं होगा। देखो तुम्हारा स्कूल जा रहे हो, तुम क्या करोगे, एक शॉर्टकट रास्ता से जाओगे और स्कूल को जाओगे घूम फिर के लॉन्ग रास्ता में जाओगे, टोटल वर्क सेम होगा? अच्छा। हम्म, तो दोनों दोनों अगर रास्ता से जाओगे तो पेट्रोल खर्चा सेम नहीं होगा, एक का डिस्टेंस ज्यादा है, एक डिस्टेंस कम है, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है ऑब्वियसली वो उसका पेट्रोल उसमें कंजप्शन ज्यादा होगा, तो उसका वर्क ज्यादा होगा। तो वर्क इज ए पाथ फंक्शन, मतलब कैसे चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, रास्ता पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब स्टेट फंक्शन, ये सब किससे हो रहा है उससे मतलब नहीं है, दो के बीच में। सपोज हम ले लिए यहाँ पे ए टू बी, एक चेंजेस हो रहा है, वो डायरेक्ट हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। सो तीनों केस में हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, तीनों केस में चेंज इन एंथैल्पी सेम, तीनों केस में चेंज इन गिब्स एनर्जी सेम। ओके, तो ये जो चेंजेस है तीनों में सेम है, तो इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये कैसे चेंज हुआ उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे स्टेट फंक्शन को, डेल्टा यू आएगा। इंटीग्रेशन स्टेट फंक्शन को करने से
U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा, डेल्टा U आएगा। इसको चेंज करने से डेल्टा G आएगा, डेल्टा G को अगर इंटीग्रेट करोगे डेल्टा G आएगा। लेकिन पाथ फंक्शन अगर इंटीग्रेट करोगे तो आएगा Q, इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो आएगा W। डेल्टा Q और डेल्टा W नहीं लिख सकते, गलत। ठीक है, सही है। उसके बाद प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रोसेस यूज करते हैं। तो सपोज तुम बोला जाएगा कि प्रोसेस अपना लाइफ में जो प्रोसेस कहीं पे सुने हो तो डिफाइन करो। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है, आई वेंट टू हाउस earlier from the school. I asked my mother to serve food. Mother said the food is under process. ठीक है, the cooking is under process, so food is not available. It is under process. एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल, ठीक है, खाना खा लिए, उसके बाद बैंक जा रहे हो, क्योंकि बिकॉज यू हैव बीन सेलेक्टेड इन MIT, wanted to study there, but you don't have enough fund to pay the fees. So applied loan from the bank, and you went to the bank and you are asking the bank manager to disperse the loan. Bank manager is telling it is under process. So understood or not process? What is the meaning of process? And okay, you studied from MIT and you got selected in campus. You joined a company and you are working there, and you have given a certain target to produce some metric ton of steel. You are working in a steel plant. You are told this many metric ton you have to produce within this week. In the last week you are asked whether your work is complete. You say no, it is under process. So process means what? Something is started and continuing, and before ending the stage you are going through, that is known as process. Is it clear? तो इसको थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बोल सकते हैं, प्रोसेस इज सेड टू अकर व्हेन ए सिस्टम अंडरगोस ए चेंज ऑफ स्टेट। अगर सिस्टम अपना स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल से बिहार चला गया ऐसा नहीं है। स्टेट मतलब उसका जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है, जिसमें उसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, तो वो चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे ये प्रोसेस के थ्रू जा रहा। अगर इसका थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे ये प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। या बोल सकते हैं ए पाथ अलोंग विच ए चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। अगर उसका थर्मोडायनेमिक चेंजेस, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया, सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, तो जो रास्ता देके जा रहा उसको बोलेंगे प्रोसेस। ठीक है, सही है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम लोग यूज करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें ईच एंड एवरी स्टेज में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। कि एक बार जेई में क्वेश्चन आया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं इसका इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड if the change takes place so that only initial and final temperature is constant, that is called isothermal process. Is that is correct? Or the process in which the change in temperature does not take place and the temperature remains constant throughout the system, through each and every stage of change temperature is maintained constant,
That will be isothermal process. Which is first one or second one? ये एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन ऐसे आता था, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, समझ में आ रहा? मतलब ट्रू की फॉल्स लिखना है, उसमें मार्क्स मिलेगा। जब केजरीवाल था ना उस टाइम में आता था, ठीक है। हाँ हाँ, असर्शन रीजनिंग आ रहा है, लेकिन ये जेई उसको ये कर दिया, नहीं दे रहा, वो मेडिकल एग्जाम में आ रहा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है असर्शन रीजनिंग में ना, ओपिनियन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इसीलिए उसको, हाँ हाँ, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी में प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन ए क्या है, assertion is true, reason is true, and assertion reason is correct explanation of assertion, ये ऑप्शन है। ऑप्शन बी में assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion। ये ऑप्शन ए बी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ओपिनियन वेरीज, तो एग्जैक्ट वर्डिंग सही से नहीं होगा तो ऑप्शन ए बी हो सकता है। और कभी कभी लोगों को बी ऑप्शन होगा लेकिन ए लगेगा, उसमें ही कंफ्यूजन है। ऑप्शन सी रहेगा असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन डी रहेगा असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। लेकिन ऑप्शन डी में बोल रहा हूं, अगर असर्शन रॉन्ग है तो रीजन, अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है तो रीजन कैसे ट्रू हो सकता है? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या करता है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू लिखता है, नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए जेई पास्ट में क्वेश्चन दिया था, उसको स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करके लिया था। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू लोगे तो दोनों का लिंक नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट उसको प्रूव कर रहा है तो सही है, तो ए बी सी डी सही होगा। लेकिन फिर भी ए और बी में कंफ्यूजन रहता था, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन जेई डिलीट कर दिया। तो जेई क्वेश्चन ऐसे देना चाहता है जिसमें कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? जो प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट समान रहेगा, इक्वल रहेगा। अच्छा, ये सब प्रोसेस का ग्राफ है, तो ये ग्राफ मैं बताऊंगा, पहले मैं इसका डेफिनेशन कंप्लीट करता हूं। ये सब ग्राफ कैसे क्वेश्चन आता है, ट्विस्टेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं उसका डेफिनेशन कंप्लीट कर लेता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सिस्टम सराउंडिंग को हीट नहीं दे रहा है, सराउंडिंग सिस्टम को हीट नहीं दे रहा, तो उसका टोटल हीट एक्सचेंज जीरो। तो ऐसा है, तो इसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन इन ए क्लोज्ड वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, समझ में आया? अब एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, कोई भी प्रोसेस हो रहा है इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल, कोई भी इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें उसका हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, और टेम्परेचर चेंज हो सकता है, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है तो नहीं होगा। अगर मान लो इंसुलेटिंग मटेरियल है तब नहीं होगा, लेकिन मान लो कोई हाँ हो सकता है। देखो, कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, कोई मान लो कोई थर्मोमीटर, ये थर्मोस फ्लास्क का अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसका टेम्परेचर, उससे तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन वो बाहर को सराउंडिंग को हीट रिलीज नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होगा ना, इसके लिए टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ, विद इन द सिस्टम चेंज हो रहा है, बट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा, वो पॉसिबल है। तो
नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, माने प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, माने कभी भी प्रेशर चेंज नहीं होगा, जितना स्टार्टिंग में था एंडिंग में उतना रहेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो उस टाइप का प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर है? समझ में आया आइसोबारिक प्रोसेस? तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट होगा, डी भी जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में थ्रू आउट द सिस्टम वॉल्यूम डज नॉट चेंज, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब पिस्टन को मूवमेंट नहीं करेंगे, अगर उसका जो मूवेबल वॉल है उसको फिक्स रख देंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस से आफ्टर कंप्लीटिंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस इफ रिएक्शन कम्स टू द ओरिजिनल स्टेट, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? इनिशियल एंड फाइनल सेम होगा, जिसका स्टेट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम होगा, उसको बोलते हैं सॉरी साइक्लिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? हाँ, हीट चेंज हो सकता है लेकिन एंथैल्पी चेंज जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस में कोई कोई भी स्टेट फंक्शन चेंज जीरो होगा, स्टेट फंक्शन, लेकिन जो पाथ फंक्शन उसका चेंज होगा अगर स्टेट फंक्शन है, जो कि रास्ता पे डिपेंड नहीं करेगा, जो कि डेल्टा एच ओ जीरो होगा, डेल्टा यू ओ जीरो होगा, डेल्टा टी ओ जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस में जितना भी स्टेट फंक्शन है वो सब जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, थ्रू आउट हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इनिशियल फाइनल में जीरो होगा। उसके बाद थर्मोडाइनेमिक्स का वर्क डन, नहीं 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 होगा, वर्क डन नेट वर्क डन रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वर्क डन जीरो नहीं होता है। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मैं फिजिक्स में पढ़ा था, मैं अगर सर्कुलर मूवमेंट करूंगा तो वर्क डन जीरो होता है, तो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा हूँ वो भी तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसमें वर्क डन आप बोल रहे हैं जीरो नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स सर बोल रहे हैं जीरो होगा, कौन सही है? आंसर बताओ। हाँ, बोला नहीं सर वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो फोर्स जो भी हम अप्लाई करेंगे, फोर्स वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, तो अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल वर्क लेने से जीरो होगा कि नहीं होगा? सोचो ये। हम्म, हम्म, तो इस पे सोचो तुम लोग थोड़ा। साइक्लिक प्रोसेस का एप्लीकेशन है,
ये थर्मोडायनेमिक्स का साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेट बहुत चेंज होता है। इसमें फिजिकल प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल चेंज होगा, इसका एंथैल्पी, एंट्रोपी सब चीज चेंज होगा, या उसमें से कुछ कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगा, कुछ प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, ऐसे सब चेंज होता है। ठीक है। मैकेनिकल वर्क में हम मैक्रोस्कोपिक वर्क लेते हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल वर्क लेते हैं। तो कैसे लेते हैं वर्क में आएगा, वो समझ में आएगा जब वर्क समझोगे। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब समझ में आएगा। अब देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस। तो रिवर्सिबल जो है, थर्मोडायनेमिक्स का रिवर्सिबिलिटी अलग है, और जो केमिकल रिएक्शन का रिवर्सिबिलिटी अलग है। केमिकल रिएक्शन का जो रिवर्सिबिलिटी है वो एक्चुअली रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम जो है वो 3 टाइप का होता है। तो उससे ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबिलिटी लिया है। एक हो सकता है स्टैटिक रिवर्सिबिलिटी, एक होता है डायनामिक रिवर्सिबिलिटी। केमिकल रिएक्शन में डायनामिक रिवर्सिबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टैटिक रिवर्सिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक मतलब क्या है? अगर उसका मैकेनिकल वर्क जो है वो अगर नहीं हो रहा, ओके, तो मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा या लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, या उसमें फिजिकल चेंजेस, जो फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा है वो चीज इन्वॉल्व है। उस टाइप का जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हो वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ोगे वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें वर्क इन्वॉल्व है, स्टैटिक। सपोज तुम लोग क्या करो, एक सब्सटेंस जो है, एक सब्सटेंस को तुम लोग रख दो कोई प्लेन सरफेस में, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो वर्क डन नहीं कर रहा है। तो ये अगर वर्क डन नहीं कर रहा है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। ठीक है। अगर कोई पिस्टन है, कोई भी कंटेनर में, एक कंटेनर ले लो, इसका अंदर कुछ गैस ले लो, और यहाँ पे पिस्टन लगा दो इसमें, और क्या करो, इसको मूवमेंट करो। अब ये जब मूवमेंट करेगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो इसमें वर्क होगा। अगर ये मूवमेंट नहीं करेगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वर्क नहीं होगा। इसको एक्सपांशन कंप्रेशन करने से वर्क होगा। अब अगर ये वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसको बोलेंगे ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया। अगर ये वर्क किया तो सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग का ऊपर, या सराउंडिंग वर्क किया सिस्टम का ऊपर, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं तो सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम। एक्सपांड कर रहे हैं, सिस्टम इज वर्किंग, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपांशन मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, compression means work done on the system। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो दिस इज वर्किंग। सपोज वर्क नहीं हो रहा है, इफ इट इज नॉट वर्किंग, then we say it is maintaining equilibrium, that is a static equilibrium, means work is not done। अगर कोई काम नहीं कर रहे हो, घर में रेस्ट ले रहे हो, you are not doing any work, you are sleeping, or you are sitting and reading story books, or you are watching TV, are not doing any work। Student is not doing any work, मतलब he is not studying his textbook, his reference book, he is not studying। So this is one type of equilibrium, okay। And suppose you are told you are not doing work, you are not moving,
Suppose you are moving. If you are moving here and there, means your displacement is there and you are doing mechanical work. But you are moving but not studying. Understanding or not? You are moving but not studying. So in that case, what can we say? Your mother will say, hey, इधर उधर घूम फिर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है. ऐसा नो? बोलो. घर में तुम इधर उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, तुम्हारा मदर जो है गुस्सा हो जाएंगी और बोलेंगी कुछ काम नहीं कर रहा है लड़का, इधर उधर भाग रहा है, टाइम पास कर रहा है. इससे काम नहीं कर रहा हूँ. When I am moving, displacement is not zero, displacement is there. I am applying force, so work is done. Why you are telling work is not done? Actually, you are doing work that is mechanical work. Is it clear? So when you are doing work, mechanical work, but at the eyes of your mother, you are not doing any work, because frame of reference of work or the significance or definition of work before your mother is your studies. Suppose you will study, then your mother will say, yes, yes, हमारा बेटा पढ़ रहा है, he is doing work. But you are studying, when you are studying, your displacement is zero. You are sitting at one place and studying. Are you doing work when you are studying? You are not doing work. So according to physics teacher, you are not doing work. But according to your mother, you are doing work because your mother is not physics teacher. तो मतलब क्या है, work is defined, work can be defined in different way. So let's come to thermodynamics, that is the practical life example I gave. So if you come to thermodynamics, so there are two type of work, two type of equilibrium. Okay, one type of work is mechanical work. Suppose you are doing mechanical work, means displacement must be there, force must be applied, and some mechanical work is done. If mechanical work is done, that is one type. Second is, suppose mechanical work is not done and system and surrounding is maintaining equilibrium, so that type of equilibrium is known as static equilibrium. Okay, but if the equilibrium is maintained between reactant due to chemical reaction and rate of forward and rate of backward reactions are equal, they are maintaining a equilibrium, but that type of equilibrium is known as dynamic equilibrium. Understood? So dynamic equilibrium is involved with chemical reaction or physical changes, but it is not concerned about the mechanical work. देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम में मैकेनिकल वर्क हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. It is not related to mechanical work. So whenever dynamic equilibrium is there, you understand the equilibrium is established between reactant and product, or between the phase change of two states. मतलब solid is changing to liquid, liquid is changing to gas, between solid, liquid, liquid, gas, or reactant and product. The rate of forward reaction, rate of backward reaction becomes equal, equilibrium is maintained, that is called dynamic equilibrium. But in this case, you are not going through dynamic equilibrium, you are going through static equilibrium. So static equilibrium means you are related to work. If work is not done, then you are saying there is a equilibrium maintained between system and surrounding. So that is called static equilibrium. Okay. So now let us define the reversibility process and irreversible process. See, so in order to understand reversible and irreversible process, uh, let us take example of one piston. This is the piston. So in this piston, suppose you can do expansion of the piston. The expansion of piston you can do in two ways. Suppose it is going from lower volume, say V1, to higher volume, say V2. Okay, तो ये V1 वॉल्यूम था, V2 वॉल्यूम गया.
वो कैसे जा सकता है? डायरेक्ट यू जस्ट पुल द पिस्टन फ्रॉम V1 to V2, हो सकता है कि नहीं? टेल मी. So if you pull the piston from V1 to V2, so directly the volume can be expanded. So if you suddenly pull the piston, if the volume is expanded, work is done. But if you do sudden work, then that type of changes is known as irreversible process. So irreversible process, it takes place rapidly and does not involve a series of equilibrium states. Clear, understood? Means if you are expanding the piston suddenly without giving any break, then the type of change is known as irreversible process. So in between the change, there is no stoppage, there is no equilibrium maintained, there is no static equilibrium. Means the equilibrium means that there is no uh, stage where work done is zero. Okay. Suppose this volume to this volume you can do after infinite steps. सपोज V1 वॉल्यूम था, V2 वॉल्यूम ले लोगे तो उसको कैसे लोगे? V1 से थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपांड किए फिर रोक दिए, फिर थोड़ा एक्सपांड किए फिर रोक दिए, फिर एक्सपांड किए रोक दिए. तो ऐसे करके बहुत सारा स्टेप में उसको एक्सपांड कर रहे हो, बहुत सारा छोटा छोटा स्टेप में एक्सपांड कर रहे हो. तो पिस्टन को एक्सपांड करके रोक दिए, एक्सपांड करके रोक दिए, एक्सपांड करके रोक दिए. तो उसको जब रोक रहे हो, ये रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, तो उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो रहा है, जो कि स्टैटिक है. तो इसका जो वर्क डन है जीरो कर रहे हो. अगर V1 से V2 हम बहुत सारा स्टेप्स में करेंगे तो हर एक स्टेप में ये क्या होगा, ये रुकेगा, उसका वर्क डन जीरो होगा. अगर वर्क डन जीरो हुआ तो ये जो है ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच. ठीक है. तो अगर ऐसे हो रहा है, उस टाइप का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. इज दिस क्लियर? तो रिवर्सिबल प्रोसेस इट occurs very slowly and involves a series of equilibrium states. तो बहुत सारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये मेंटेन करके एक्सपांशन हुआ. ओके. तो ये अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर ये सडनली हुआ उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. इज दिस क्लियर? तो देन नेक्स्ट इज द ऑपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स आर नियरली सेम. ये प्रोसेस होने के लिए तो इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर का डिफरेंस कम होना चाहिए. अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो सडनली एक्सपांड करेगा. ठीक है. अगर डिफरेंस कम होगा, ये थोड़ा एक्सपांड करेगा, रुक जाएगा. ठीक है. अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो सडन एक्सपांड करेगा. ठीक है. तो यहां पे देखो, यहां पे इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर डिफरेंस अगर कम होगा तो ये जब एक्सपांड करेगा, मान लो इंटरनल प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 2.1 एटमॉस्फेयर. तो डिफरेंस कितना है? 0.1 एटमॉस्फेयर. अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम ले रहे हैं 10 एटमॉस्फेयर, इंटरनल प्रेशर ले रहे हैं 2 एटमॉस्फेयर, तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हो रहा है 8 एटमॉस्फेयर. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अगर डिफरेंस 8 एटमॉस्फेयर होगा, वो एक बार में एक्सपांड कर जाएगा. अगर डिफरेंस कम है तो ये क्या करेगा, ये जब एक्सपांड करेगा
तो इसका प्रेशर कम होगा ना। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका प्रेशर कम होगा ना। जब इसका प्रेशर कम हो गया तो ये डिफरेंस कम है, तो प्रेशर कम हो गया। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर सेम हो गया तो रुक गया। फिर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर का डिफरेंस हम रखेंगे तो थोड़ा एक्सपांड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम चाहिए। इसको मैं एग्जांपल लेके विथ वेट आई विल एक्सप्लेन। तो नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, कमिंग फ्राइडे कैन वी टेक एक्स्ट्रा क्लास? क्योंकि सैटरडे संडे इज हॉलीडे, नो क्लास। हाँ ठीक, तो आई विल कंटिन्यू। हाँ, इसका एनोटेशन में सेव कर लेता हूँ, उसको भेज देंगे। ठीक है, फ्राइडे सेम टाइम।